इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सभी समाचार। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है आइकॉनिक वीक चित्रांजलि का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, प्रदेश में सरकार का कानून राज कायम करने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश के 18 जिलों में अगले साल से भूमि सर्वेक्षण का काम जारी होगा। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर विधायक श्रेयसी सिंह ने राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो उन पर विश्वास दिखाया है वह उसे जरूर पूरा करेंगी। डेफिनेटली उनको लगता है, सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं JP नड्डा साहब का और तेजस्वी सूर्या जी का। साथ ही साथ बिहार के अपने जितने बाजुओं के भाइयों हैं, उन्होंने हमारा खूब साथ दिया है, आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने हर बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको हम बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करेंगे, पूरी जोर से निभाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ युवा मोर्चा में क्या कुछ नया चेंजिंग होगा यानी क्या कुछ नया अभी देखिए, कार्य समिति की पहली बैठक होनी बाकी है, तो जो भी हमें राष्ट्रीय स्तर पे दिशा निर्देश मिलेंगे उसका पालन करेंगे। और जिस तरह से हमने कहा कि संगठन को पूरी मजबूती से बिहार में, जमुई में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जैसे कोविड के समय में युवा मोर्चा ने बहुत सारे काम किए हैं, कोविड खत्म हो गया है, अब क्या कुछ युवाओं के लिए करेंगे आप लोग संगठन को? जी बिल्कुल, संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग युवाओं का कार्यक्रम करेंगे, हर विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे, जिला स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सिद्धांत है, उनको हम आगे बढ़ा सकें। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार के सबसे बड़े और चर्चित अरबों रुपए के सृजन महाघोटाले के मामले में अब CBI ने एक और नया केस दर्ज किया है। नया केस 1 अरब रुपए के सरकारी रुपए के घोटाले के संबंध में है। बिहार के सबसे बड़े और चर्चित अरबों रुपए के सृजन महाघोटाले के मामले में अब एक नया अपडेट आया है। दरअसल इस मामले में अब CBI ने एक और नया केस दर्ज किया है। नया केस 1 अरब रुपए के सरकारी रुपए के घोटाले से संबंधित है। CBI ने इस नए केस में भागलपुर के 3 बैंक के मैनेजर, कर्मचारी और सृजन महिला विकास समिति के संचालनकर्ता और कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले की परत दर परत अब खुलती जा रही है। इस महाघोटाले की जांच कर रही CBI ने एक नया केस दर्ज किया है, जिसमें 3 बैंक के मैनेजर को आरोपी बनाया गया है। साथ ही कई कर्मियों के भी नाम इस FIR में दर्ज हैं। CBI की नई प्राथमिकी 1 अरब की अवैध निकासी से जुड़ा है। बता दें कि सृजन घोटाले में CBI की नई प्राथमिकी 1 अरब की अवैध निकासी से जुड़ा है। जिला कल्याण कार्यालय से 99 करोड़ 88 लाख 69,830 रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा यह मामला है, जो साल 2007 से लेकर 2017 के बीच का है। प्राथमिकी में इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया के अलावा सृजन महिला विकास सहयोग समिति के पदधारकों को अभियुक्त बनाया गया है। वहां के कर्मचारी और सृजन महिला विकास समिति के संचालनकर्ता और कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सृजन घोटाले को लेकर CBI ने अब तक 30 से अधिक केस दर्ज किए हैं। इनमें करीब 2 दर्जन से अधिक मामले में CBI ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है। CBI की तरफ से दर्ज यह मामला इस घोटाले का सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है। इसमें वर्ष 2007 से लेकर 2017 तक की जालसाजी, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सरकार के खजाने से 1 अरब से अधिक रुपए गायब करने से जुड़ा है।
SC, ST, OBC छात्रवृत्ति अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा की गई है। योजना के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के संस्थान के छात्र एवं छात्राओं को राशि की स्वीकृति दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति DBT के माध्यम से प्रदान ऑनलाइन पोर्टल का अनावरण किया। इस छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत आने वाले छात्रों को जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2,50,000 तक है, उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के संस्थान के छात्र और छात्रों को राशि की स्वीकृति दी जाएगी। योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें 75% राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। वर्ष 2017-18 तक यह योजना कल्याण विभाग बिहार तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित की जाती थी। वर्ष 2018-19 से यह योजना शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित हो रही है। अभी तक यह योजना भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के माध्यम से संचालित की जा रही थी। इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान में विलंब हो रहा था, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा NIC और कल्याण विभाग के समन्वय से स्थापित करते हुए राज्य स्तर पर एक नया पोर्टल विकसित किया गया है। राज्य के अंदर के आवेदकों को जिला कल्याण पदाधिकारी तथा DPO द्वारा गठित समिति के माध्यम से तथा राज्य के बाहर के आवेदकों को थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी द्वारा सत्यापित कराया जाएगा। संस्थान के सत्यापन के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी तथा DPO गठित समिति के द्वारा सत्यापित आवेदकों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने लॉगिन ID पासवर्ड से स्वीकृति तथा अस्वीकृति करेंगे। मुख्यालय स्तर पर प्राप्त इन आवेदकों को 15 दिनों के अंदर आवेदकों के बैंक खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी। वर्ष 2018-19 के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 4,91,435 छात्रों के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें 3,22,785 छात्रों के आवेदन को स्वीकृत किया गया तथा 1,70,93,61,636 का भुगतान छात्रों के खाते में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ के। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सरकार की नीतियों के अनुसार उन्हें स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के रूप में सहायता दी जाती है, उसके क्रियान्वयन में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, बहुत ही सुगम होने वाला है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने विभाग के अधिकारियों का, जो संजय जी श्री अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम लगी है, और दोनों विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, और इनके साथ मिलकर विशेष रूप से NIC को, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर या इस पोर्टल को तैयार किया है, उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि उन्होंने ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है। ये योजना कितनी लाभकारी है, ये कहने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। आप सब जानते हैं कि दशकों से न जाने इस प्रदेश के कितने लाखों छात्र इससे लाभान्वित होकर अपने जिंदगी के सफ़र में कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, कई सारे मुकाम तय किए हैं कि अगर ये छात्रवृत्ति न होती तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे इतने गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जो उस मुकाम या उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये विशेष रूप से योजना जो समाज के गरीब या वंचित परिवार से आते हैं और पढ़ाई में रुचि रखने वाले होते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनकी मदद के लिए ये एक कार्यक्रम है। और अभी आप सबको बताया गया है कि जो दो मुख्य विभाग अभी यहाँ पर शिक्षा विभाग के अलावा उपस्थित हैं,
कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, मूल रूप से ये योजना इन्हीं दोनों विभाग की है। और सही बात यह है कि 2017-18 बिहार के लिए बनाया गया है। बिहार के हिसाब से, बिहार की परिस्थितियों के हिसाब से इसका डिज़ाइन किया गया है। ये इसलिए ये ज़्यादा कारगर होगा। और इसमें जो हमारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इनकी पहल विशेष रंग लाई है कि इन्होंने NIC जो भारत सरकार की संस्था है और मुख्यालय दिल्ली में है, उनका पोर्टल था और उससे अलग होके स्टेट स्पेसिफिक अपना पोर्टल बनाना था। तो इन्होंने वहाँ से संपर्क किया और अन्य दोनों विभागों के सहयोग से ये वहाँ से उनकी अनुमति से, क्योंकि आखिर NIC को तो लूप में रखना ही है, मुख्य रूप से उनके पोर्टल से लाभ लेना ही है, लेकिन स्टेट के जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं या यहाँ की जो कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से जो उसमें मॉडिफिकेशंस होने थे, उसके लिए वहाँ के NIC के हेडक्वार्टर से संपर्क करके शिक्षा विभाग ने यहाँ के NIC जो उनका ब्रांच है, जिसमें शैलेश जी सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं, इनको ये इजाज़त दिलवाई गई कि आप यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से नया पोर्टल बनाइए। और मुझे प्रसन्नता है जो इन्होंने आपको बताया कि हर तरीके से जिन जिन कारणों से बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति की राशि जो DBT के माध्यम से दी जाती है वो मिलने में कठिनाई होती थी, उन सब परेशानियों को, कठिनाइयों को फैक्टर इन करते हुए कि उनका कैसे समय रहते समाधान हो जाएगा, ये पोर्टल बनाया गया है। और आप सोचिए कि कितना, मैंने हमने तो जो देखा है और जाना है, जो मुझे बताया गया है, अभी इस पोर्टल के माध्यम से डिस्पोजल का मैक्सिमम टाइम 1 महीने का दिया गया है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो होगी, जब आवेदन हमारे बच्चे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और सारे सर्टिफिकेट्स लगा देंगे। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार, तेज़ तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई है। पशुपति पारस के निजी सचिव सुबोध कुमार की तरफ से दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से शिकायत दर्ज करवाई गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई है। पशुपति पारस के निजी सचिव सुबोध कुमार की तरफ से दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसमें आरोप लगाया गया है कि बिहार में उनके संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई थी। उन्हें काला झंडा दिखाया गया था और स्याही भी फेंकी गई थी। आरोप में यह भी कहा गया है कि उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन उतना अलर्ट नहीं था, वरना इस तरह की घटना नहीं होती। पशुपति कुमार पारस की ओर से कहा गया कि उन्हें फोन कर गाली गलौज की जा रही है। हमारे पार्टी नेता केशव सिंह को गंदी गालियां दी गई हैं। सोशल मीडिया पर भी गंदी गाली और अपशब्द का प्रयोग मेरे बारे में किया गया है। पशुपति पारस ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज की गई है। पारस ने कहा है कि इस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैंने पत्र लिखकर मांग की है कि इस मामले की जांच हो। इसके साथ ही पारस ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की।
गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में धमकी की जांच के साथ अभी मिली वायु श्रेणी की सुरक्षा की आगे समुचित व्यवस्था की मांग की गई है। पशुपति पारस ने कहा कि इन सब के पीछे राजनीतिक साजिश है। विपक्ष ने हत्या का रास्ता अख्तियार किया है। हमारी लोकप्रियता देखकर विरोधी घबरा गए हैं। जांच से पता चल जाएगा कौन दोषी है, इसलिए मामले की जांच कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। हमारे साथ कुछ घटना घटी है। 23 तारीख को भारत सरकार के मंत्री बनने के बाद सर ऑडियो नहीं आ रहा सर, फैन और वो 1 मीटर डिस्टेंस है माइक का, या थोड़ा हाइट बढ़ा के कुछ फैन ऑफ कीजिए ना। कर दे। मैं इनको बोल रहा हूँ तो ये जा ही नहीं रहा है। पास में कर दीजिए इसमें। अच्छा ठीक है, नहीं हटे। अब ठीक है। अब ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अभी ठीक हुआ है ना, पहले तो नहीं था। कभी माइक ही नहीं काम करता है, पिछले बार भी करता है ना। हमेशा हम देखें तो बाद में आता है। चलिए सर, रोल है। हाँ साथियों, कुछ घटनाएं घटी है जिसका मैं जिक्र आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। 23 अगस्त को पहली बार भारत सरकार के मंत्री बनने के बाद मेरा प्रोग्राम हुआ था पटना और हाजीपुर। उस प्रोग्राम में अपार भीड़ थी, जो आपने देखा होगा। और मैं समझता हूँ कि पटना से लेकर के और हाजीपुर तक 40 से 50 हज़ार लोगों की भीड़ थी। कुछ दिन बारिश हो रही थी, बारिश होने के बावजूद भी अपार भीड़ था। और हमारे कुछ विरोधी लोग हैं जो भीड़ में खलल डालने के लिए कुछ असामाजिक तत्व के माध्यम से उनका प्रयास रहा कि भीड़ जुटे नहीं और भीड़ में भगदड़ मच जाए। और जान मारने की साजिश के तहत जो बैड एलिमेंट्स था उस इलाके का, उसको उन लोगों ने एक राजा पाकर एक जगह है, राजा पाकर में शाम में उन्होंने मीट, चावल और दारू पिलवाई। फोटो मेरे पास में है, और वही लड़का सब 23 तारीख के हमारे जुलूस में हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई थी। उन लोगों की व्यवस्था बहुत अधिक व्यवस्था था। उन लोगों को मैंने जान मारने की भी साजिश थी, लेकिन चूँकि हमारी गाड़ी बहुत भीड़ थी, गाड़ी आगे बढ़ गई। हमारे गाड़ी के पीछे में उन लोगों ने काला झंडा भी दिखलाया और स्याही भी फेंका। उसका छिटका कुछ हमारे गाड़ी पर। तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव आज राजद छोड़कर पारस गुट लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए हैं। तेज प्रताप के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्हें पार्टी में आते ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आकाश यादव को एलजेपी छात्र का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज चल रहे आकाश यादव ने आज लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन कर ली। आकाश यादव को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने एलजेपी में शामिल कराया। उन्हें पार्टी में आते ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आकाश यादव को एलजेपी छात्र का अध्यक्ष बनाया गया। आकाश यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस जी ने एक कार्यकर्ता के दर्द को समझा है। उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। मुझे जिस तरह से छात्र आरजेडी से हटाया गया वो गलत था। राजनीति को कलंकित करने का काम हुआ है। तेजस्वी यादव का अगर निर्णय है हटाने का तो मुझे बुलाकर समझाते तो आज के दिन नहीं देखना पड़ता। आकाश यादव को एलजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने शामिल कराया। पार्टी में शामिल होते ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आकाश को छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने उनकी नियुक्ति की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि आकाश यादव की पार्टी में आने से युवाओं को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान पर निशाना साधा है और कहा कि वह रास्ते से भटके हुए युवा हैं। एलजेपी सांसद प्रिंस राज ने कहा कि आकाश ने संघर्ष किया है। आकाश यादव को एलजेपी में छात्र इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। आरजेडी से बाहर होने के बाद जिस तरह आकाश यादव बिहार के
प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद और तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इनके पीछे तेज प्रताप पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और अब आकाश के एलजेपी में आते ही यह आशंका जताई जा रही है कि आरजेडी से कुछ और लोग भी एलजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन आकाश यादव के बहाने तेज प्रताप ने जो दाव खेला है उसे आरजेडी में सबसे बड़ी बगावत वाले दाव के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आखिर न्यूज़ 24। और हमें पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में छात्र लोजपा आगे बढ़ेगी और मजबूती के साथ हम लोग अपने पार्टी को विस्तार करने में सफल रहेंगे। आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो। आकाश जी, लोजपा को आपने क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस सर का और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद श्री प्रिंस राज भैया को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमें छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। और लोजपा हमने इसलिए चुना कि जिस दल ने हमारे 8 वर्षों का 7 वर्षों का संघर्ष को एक पल भर में लड़ाई में हमें बेदखल कर हमें बेइज्जत करने का काम किया, आज वो मेहनताना हमें देने का काम लोजपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सर ने और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भैया ने देने का काम किया है। इसीलिए हमने लोजपा को, हम लोगों ने तमाम जो हमारे छात्र के हमारे जो साथीगण थे और भी कई साथी हैं, जो हम लोग पटना में भव्य कार्यक्रम करके एक मिलन समारोह कराएंगे, तो तमाम लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और इस बंगले को समाजवाद के असली विचारधारा से सजाकर बिहार में पशुपति कुमार पारस सर का और प्रिंस राज भैया के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आप तेज प्रताप के सबसे खास थे, तेज प्रताप की पार्टी में नाराज चल रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही, तो क्या आपकी ये पर्सनल कोशिश होगी कि तेज प्रताप को इधर लाकर बंगला को और मजबूत किया जाए? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और उस छोटे से कार्यकर्ता का जो दायित्व हमें पार्टी की तरफ से दिया गया है बतौर छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारा पहला उद्देश्य होगा कि हम तमाम देश के अंदर विश्वविद्यालयों का समस्या और विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं को दल से जोड़ने का काम करें। कार्यकर्ता से दल मजबूत होता है, नेताओं से नहीं। ये दूसरे हमारे तेलंगाना के राव साहब पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। भीमा राव जी जब पहले 2016 में से लेकर अभी तक प्रदेश अध्यक्ष थे, जब स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे, तो उन्होंने ही इनको प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये बनाए गए थे। और कुछ दिन पहले तक ये चिराग पासवान जी के साथ थे, गलतफहमी का शिकार बनने का चिराग पासवान जी के साथ रहे। बाद में इन्होंने ये अपना समर्थन, आज हमारे दल के साथ में इनका समर्थन आया और मैं पुनः ये अपने दल से, पुराने जो दल था चिराग पासवान जी का, उससे इन्होंने इस्तीफा कर दिया। और आज दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।